हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलकराज सिंह 10 प्लस 12। देखो बेटा, कक्षा 10 का वही यूपी बोर्ड पेपर सेट नंबर 822 ईवी का है। मैं इसका एक पार्ट पहले करा चुका हूं, ये बेटा दूसरा पार्ट है, ये पार्ट सेकंड है, ठीक है ना। उसमें मैंने लगभग 20 क्वेश्चन कराए हैं। कितने कराए हैं? 20। और जितना पेपर होगा इसमें कराऊंगा। ध्यान रखना, कुछ चीजें तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी मिलेगी, जैसे ये वाला क्वेश्चन। इसका बेटा जरूरी ना है ये, इसके 3-4 क्वेश्चन है, 4-5 वीडियो में सभी मिल जाएंगे एक एक करके। फिलहाल मैं इसी क्वेश्चन को करा रहा हूं, देखते हैं क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए ये वाली एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या। इसका तरीका क्या है बेटा? ऐसा कोई सा भी सवाल हो, क्या करेंगे यहां पे हम? क्या करेंगे बेटा? मानेंगे इसे, माना 5 प्लस के वर्गमूल 3 एक परमेय संख्या है। हमेशा उल्टा मान के चलेंगे, परमेय संख्या है। ये क्या है बेटा? एक हमने परमेय संख्या। तब जब परमेय संख्या है तो हमें ये पता लग गया कि 5 प्लस के वर्गमूल 3 बराबर a अपॉन बी। जहां जहां a और b के बारे में बताएंगे, जहां a और b सह अभाज्य, सहअभाज्य क्या है? पूर्णांक है। ए और बी कैसे हैं? सह अभाज्य पूर्णांक है। तथा हमें एक बात पता पड़ गई, बी नॉट इक्वल टू 0। ये वाली हमने चीज मान ली। आ रही बात तुम्हारी समझ में? इतनी हमने क्या कर ली? मान ली कि हमने ये बताया, हमने ये मान ली ये एक परमेय संख्या है। और जिसका जब परमेय संख्या है तो हम इसको ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के। फिर क्या है? ए और बी के बारे में बता दिया, जहां ए और बी सह अभाज्य कैसे है? पूर्णांक है। कैसे है? पूर्णांक। तो अब हमें पता है सहअभाज्य का मतलब है इनका कोई भी कॉमन जो है नहीं है, कॉमन अंक नहीं है। आ रही बात तो मैं समझ में? अब देखो बेटा आगे का प्रोसेस कैसे करोगे बेटा? इसको इधर ले जाओ तो यहां वर्गमूल वाला पद एक तरफ, बाकी के सब एक तरफ। तो ये a अपॉन बी और माइनस के कितने कर लो? 5। यहां वर्गमूल 3, यहां b क्या ले लोगे? एलसीएम। ये जाएगा यहां, तो a माइनस के 5, a माइनस के ये b जब आएगा तो यहां हो जाएगा 5b। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, बस यही तो हो गया जो कुछ करना था। लिखेंगे चूंकि a और b सह अभाज्य क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए बेटा ये वाला जो पोर्शन है a माइनस के 5b अपॉन a एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। आ रही बात समझ में? ये क्या होगी? एक परमेय संख्या। क्यों? ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होती है? परमेय संख्या। तो हमने क्या कर दी? ये एक क्या है? परमेय संख्या है। लिखेंगे तब अगर ये परमेय संख्या तो इसका मान ये है, तब क्या होगी? ये एक परमेय संख्या क्या है? होगी। लिखेंगे तब तब इसका मतलब क्या होगा? इसके बराबर ये है। तब क्या होगी? वर्गमूल 3 एक क्या है? परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। संख्या भी परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है। परंतु परंतु क्या है बेटा? वर्गमूल 3 एक कैसी है? अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है भाई। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। इसलिए अतः लिखेंगे, अतः भाई एक बात बताओ, जो हमने कहा था, हमने क्या कहा बेटा? ये एक परमेय संख्या है तो इसके बराबर ये भी एक परमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि ये वर्गमूल 3 तो ये क्या है? अपरमेय संख्या है। अतः लिखेंगे इससे हमारी कल्पना का क्या होता है? विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता
है, इसलिए बेटा जो आपने अपना सोच करा था, जो मानी थी कल्पना, उसको उल्टा सिद्ध कर दो। लिख देंगे अतः, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये परमेय ना है। फिर कैसी है? अतः वर्गमूल 5 वर्गमूल 3 एक कैसी है? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इतना ही सिद्ध कर देंगे, जो भी सवाल आएगा ऐसे ही कर देंगे। फिर से देखो बेटा, 1 मिनट हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि सर आपने सिद्ध भी कर दिया और हमें तो पता ही लगा ना क्या हो गया। देखो बेटा, जैसे ये इस तरीके का सवाल प्लस माइनस गुणा वगैरह ऐसे आ जाता है, ये एक अपरमेय संख्या है, तो हमेशा हम उसको उल्टा मान के चलेंगे। माना ये एक क्या है? परमेय संख्या है। जो परमेय संख्या होती है वो ए अपॉन बी के रूप में लिखी जा सकती है, तो हमने इसको ए अपॉन बी का रूप लिख दिया और बता दिया जहां ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक है तथा बी का नॉट इक्वल टू 0। ठीक, फिर क्या करेंगे? अब यहां पे क्या करेंगे? इसमें वर्गमूल का पद एक तरफ, बाकी के सब एक तरफ। अब ये वाली, ये देखो, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक लिख देंगे। चूंकि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक है, इसलिए ये तो फिर क्या हो गई? परमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? परमेय संख्या। जब ये परमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या है? वर्गमूल 3। ये भी एक परमेय संख्या हो गई भाई, वर्गमूल 3 भी एक परमेय संख्या हो गई। परंतु क्या है? परंतु ये पहले ही विदित है, पूर्व में सिद्ध किया जा चुका है। परंतु वर्गमूल 3 एक क्या है? अपरमेय संख्या। और हमने क्या सिद्ध कर डाली? हमने सिद्ध कर डाली वर्गमूल 3 एक परमेय संख्या। इसका मतलब है, अतः इससे हमारी कल्पना का क्या होता है? विरोध हो रहा है। भाई उल्टा सिद्ध कर रहे हैं हम, तो है परमेय अपरमेय और सिद्ध कर रहे हैं क्या? परमेय। इसलिए अतः बेटा ये फिर क्या है? हम अपनी सोच बदल दे रहे, जो हमने सोचा था उसको उल्टा लिख दिया। सही है, इस तरीके से हो जाएगा। आगे फिर ऐसे 2-3 सवाल और करोगे तो पता लग जाएगा कैसा होता है। ठीक है, देखो बेटा, एक ऐसा सवाल निश्चित ही आना है, क्योंकि देखो बेटा, त्रिकोणमिति में तुम्हारी 3 ही एक्सरसाइज है। पहली लाल बटे कक्का, दूसरे मान वाली, और तीसरी कौन सी? सर्वसम का। ध्यान रखना, मान वाला एक सवाल जरूर आएगा। बहुत सरल सवाल है। देखो इधर देखते रहेंगे बेटा, कैसे देखेंगे? उन्होंने दिया है यदि cos A बराबर इतना, तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। सही है, तो हम देख रहे हैं बेटा, ये जो वैल्यू cos में हम जानते हैं कितने की, तो हम क्या करेंगे? सॉल्व में क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे cos A बराबर वर्गमूल 3/2। अब मुझे पता है ये cos कितने का मान होता है, बताना बेटा। cos 30 का मान है। कितने का? cos से cos कैंसिल, ये दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात, इससे ये कैंसिल। a बराबर कितना आ गया बेटा? 30 अंश आ गया। बस तब क्या लिख दो? अरे हमें निकालना है sin 2a, sin 2a का ही मान तो चाहिए, तो sin ऐसे ही बेटा, 2 ऐसे ही, एक ही जगह 30 अंश ना लिखोगे, sin ऐसे ही, 30 दूनी कितना हो गया? 60 अंश। सही है, और sin 60 का मान भी वर्गमूल 3/2 होता है। और यही क्या आ गया? आंसर। बेटा मान याद होने चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात के, यदि मान याद ना है तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन छूटेंगे, 1 ना 2। इधर देखो बहुत सिंपल सवाल था, कुछ ना था, यहां से कोण निकाल लेते हैं। ठीक, अब देखो ये वाला, देखो मेंसुरेशन में क्या होता है? सूत्र याद है, सूत्र याद है। 2 से 3 सवाल बिल्कुल सिंपल वाले होते हैं, उनमें कुछ भी ना करना होता, केवल सूत्र का प्रयोग। देखते हैं कैसे सॉल्यूशन। देखो बेटा इसका कैसे देखेंगे? किसका है? बेलन का है। क्या है? बेलन का। अब बेलन का वो कह रहा है सिद्ध कीजिए बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। उसने ना दिया कुछ, तुम जानो कैसे करोगे। ऐसे समझो तुम्हारे वतन है, तुम्हारे हवाले वतन साथी हो है यहाँ पे। कैसे करेंगे देखते हैं। क्या हमें जो कह रहा है वो हमें पता है, बेलन का आयतन, वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या में संबंध निकालना है, तो हम क्या लेकर चले? हम तो बेलन का आयतन ही लेकर चल रहे, बेलन का आयतन। अब आप लोगों को बेटा बेलन का आयतन का सूत्र पता होगा। देखो पाई और आर स्क्वायर और एच, जहां आर क्या है? त्रिज्या, एच क्या है? ऊंचाई। अब देखो बेलन का आयतन लिख लिया, वो कह रहे हैं बेलन के आयतन का 2 गुना। तो पहले अब 2 गुना कहां से आए? तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर लो, तो 2 गुणा बेलन का आयतन, बेलन
का आयतन। इधर तो ऐसे लिखोगे, उधर क्या हो जाएगा, उधर भी 2 से गुणा करोगे, 2 गुणा पाई और आर स्क्वायर और एच। इधर एक साइड तो बन गई बेटा, जैसे वो कह रहा था, 2 गुणा बेलन का आयतन, ठीक है ना। इधर इधर क्या है, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई आर गुणा एच, 2 पाई आर एच लिख सकता हूं, क्योंकि वक्र पृष्ठ तो 2 पाई आर एच होता ना। इसका मतलब है मैंने 2 को ले लिया, पाई को ले लिया, एक आर को ले लिया और एक एच को ले लिया, और गुणा क्या और लिख दूं, आर लिख दूं। अरे अब भी वही है, इन दोनों की गुणा करके देखोगे तो यही तो आएगा। अरे आर की पावर 2 है, एक एच है, एक पाई है, एक 2 है, ठीक लिख दिया मैंने। बस ये क्या बन गया बेटा, ये वक्र पृष्ठ बन गया, और ये तेरे जब बस लिख दो यहीं पे, अगली लाइन में लिख दो 2 गुणा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या, ये क्या है बेटा, बेलन का, उस बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र और पृष्ठ ही तो है ये, और गुणा ये क्या है, आर की जगह, अरे इसकी जगह तो मैंने ये हिंदी डाल दी, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, आर की जगह आधार की त्रिज्या। वह यही सिद्ध करवा रहा था, यही सिद्ध करना था बेटा। वो क्या कह रहा था, सिद्ध करो बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बस ये हो गया। देखो ऐसा करते हैं, बहुत कठिन ना आता है, जितना बड़ा सवाल है उससे जल्दी आंसर आ गया, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, कुछ चीज जैसे कहे वैसे ही करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं बेटा, देखो बेटा ये तो सवाल निश्चित आने ही आने हैं, सही है ना। सॉल्यूशन देखेंगे बेटा कितना सिंपल होता है। देखो क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। पहली बात तो जो माध्यिका निकलती है वो 3 में, इस तरीके से 3 कॉलम बनाने, कितनी, ये 3, बस कुछ ना करना, 1 2 और 3। पहले में लिख लें क्या, पहले में वर्ग अंतराल जैसा दे रखा हो, वर्ग अंतराल, ठीक है ना। दूसरे में बारंबारता, और तीसरे में बेटा लिखेंगे संचयी बारंबारता, बारंबारता। देखो इनको निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, बस कुछ भी ना है। यहां देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से कितना 30, 30 से कितना 40, और 40 से कितना हो गया 50। ये लिख लिया, इसकी बारंबारता लिख लो, 2 8 30 15 और 5, यहां लिखूंगा मैं n, ठीक है ना। अब संचयी बारंबारता ध्यान रखो कैसे बनाते हैं बेटा, संचयी बारंबारता बनानी आनी चाहिए। पहले नाम पर ध्यान दो, ये बारंबारता, ये संचयी बारंबारता है बेटा। बारंबारता और संचयी बारंबारता में कौन बड़ा होता है, अरे संचयी बारंबारता बड़ा होता है, तो छोटे से बड़ा बनाना होता है तो हम जोड़ जोड़ के बनाते हैं। इसकी मेरी पूरी वीडियो पड़ी हुई है, अगर तुम चाहो तो पूरा देख सकते हो। खैर कोई बात ना, मैं तुम्हें यहां बता रहा हूं, ये पहला ऐसे ही। अब बेटा इसमें ये जोड़ो, यहां लिख दो, 2 में 8 जोड़े, यहां हो गए 10, 10 में बेटा 30 जोड़ो, यहां हो गए 40, 40 में 15 जोड़ोगे, यहां हो गए 55, और 55 में 5 जोड़ोगे तो यहां पर हो गया 60। अब अगर चेक करना है तो ठीक है, वरना ऐसे ही रहने दो। इनका योग भी 60 ही होगा, इसका मतलब है n बराबर मिल गया 60, पदों का योग कितना हो गया 60। अरे 10 30 40 और 15 55 और 5 60, 60 हो गया। अब करना क्या होता है, हमें यहां पे हमें n बटे 2वां पद देख लेना होता है, n बटे 2वां पद, यानी कि 60 बटे 2वां पद, यानी कि कितना हो जाएगा 30वां पद। बस इतना पता होना चाहिए, 30वां पद इसमें देखोगे। अब बेटा इसमें ये देखो 30 किस में एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट का मतलब ऐसा समझो तुम उसमें रख दो, तो हम देख रहे हैं इसमें तो रखा ना जाएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी कितने इसमें आ जाएगा, इसमें सब आ जाएंगे, कहां तक के 39 तक के सब इसमें ही आएंगे। अब हम समझ गए, ये हमारा हो गया, ये वाला हमारा माध्यक वर्ग हो गया। कैसा हो गया ये, यह माध्यिका वर्ग हो गया। कौन सा हो गया, माध्यिका वर्ग चुन लिया हमने,
ठीक है, यहां लिख दो चाहे उधर लिख दो, कोई दिक्कत ना है। तब हमें पता है, अब सूत्र याद होना चाहिए हम पे। माध्यिका का जो सूत्र है बेटा, माध्यिका का सूत्र क्या होता है, L1, और यहां पूरे की गुणा में H, और अपॉन यहां पर क्या करोगे F, यह N/2 माइनस के CF। CF कौन सी है बेटा, ये F है और ये है CF, ठीक है ना, आ रही बात। अब बस हमें सब कुछ पता है बेटा। यह जो माध्यक वर्ग की ये L1 हो गई, L1 बराबर 20, इन दोनों का अंतर होता है H, यहां हो गया हमारा F, इससे ठीक ऊपर वाला होता है CF, सूत्र में पता है, बस लिख दो यहां माध्यक। यहां मैं कितना लिखूंगा बेटा 20, और यहां गुणा में कितना लिखूंगा 10, यहां F कितना है बेटा हम पर 30, ठीक है, N/2 का मान कितना है 30, माइनस CF कितनी है बेटा 10, सही है ना। कुल मिला के 20 प्लस यहां कितने बचे बेटा 20 और बटे 30 गुणा 10, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, तो 20 प्लस के 20 बटे 3। अब 20 को 3 से क्या कर दोगे भाग, जब 20 को 3 से भाग दोगे तो भाग देते हैं जैसे, 3 छंग 18, बचे 2 पॉइंट लगा रही है, यहां 3 छंग 18, फिर से 2 बचे, फिर पॉइंट लगा हुआ 0, 3 छंग 6 6 6 आता रहेगा। तो कुल मिला के इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 6.666। यहां आप लोग जानते हैं 5 या 5 से बड़ी संख्या हटाते हैं पॉइंट के बाद, तो पड़ोस वाले में 1 बढ़ा लेते हैं, तो 20 प्लस यहां हो गया 6.67, जोड़ोगे ये पूर्णांक है ये पूर्णांक है, 20 और 6 26.67, इस तरीके से आपका आ गया। माध्यिका के लिए बेटा आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, ये जानते हो ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, ये माध्यक वर्ग की वर्गमाप है, ये माध्यक वर्ग की क्या है बारंबारता, ये माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता है, और L क्या है पदों का योग। इस तरीके से आपको माध्यिका निकालनी आनी चाहिए, कुछ भी कठिन ना है बेटा। देखो बेटा ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। हमें एक चीज आती है, एक बिंदु ये x1 y1 है, इसके निर्देशांक, इसके x2 और y2 है, और एक इनके मध्य में कोई भी बिंदु ले लो, ये ले लिया मैंने x, y, और ये इसको इस रेखा को A और B को ये वाला बिंदु कहां विभाजित कर रहा है, M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। तो इन चारों चीजों में विभाजन सूत्र है कौन सा, क्या संबंध है, इस x का मान कॉमा इस वाले y का मान कैसे निकल जाता, नीचे तो अनुपात लेते हैं M1 प्लस M2, यहां भी M1 प्लस M2, यहां क्या कर लेते हैं mx प्लस के mx, यहां my प्लस के my, यहां ले लेते हैं 1 2 2 1, यहां भी 1 2 और 2 और 1। ये पता है क्या होता है जब हमें इसमें 4 चीजें हैं, 1 2 3 और 4 में से कोई भी 3 दे दोगे तो इन सूत्रों का, इस विभाजन सूत्र का प्रयोग करके आप 4 चीजों में 3 दोगे तो चौथी चीज क्या कर देंगे, निकाल देंगे। हालांकि हमें जब भी सवाल में अनुपात निकालना हो तो केवल इस सूत्र से या इस सूत्र से, अर्थात किसी एक से ही निकल जाता है। तो देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि आपको ये और ये ही चाहिए, सही है ना। तो क्या करेंगे हम इस तरीके से लिख लेंगे, यहां पहला बिंदु लिख लोगे -1,7, और यहां क्या लिख लोगे 4, -3, ये कह दो और ये थोड़ी देर के लिए भी कह दो। वो बिंदु मान लो D x, y, और यहां अनुपात कितना है 2:3, ये हो गया हमारा M1 और ये हो गया M2। तब हम लिख देंगे क्या, विभाजन
विभाजन सूत्र से, सूत्र से क्या है, बिंदुओं को विभाजित करने वाले, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक कैसे बनाओगे बेटा, यहां किस तरीके से लिख दोगे, ये देखो निर्देशांक मैं पता है डायरेक्ट लिखूंगा इस तरीके से, मुझे सूत्र आता है, ठीक है, कौन सा, m1 प्लस m2 और m1 प्लस के m2, यहाँ mx प्लस के mx और यहाँ my प्लस के my, क्या करोगे 1 2 2 1 1 2 और 2 1, बस इंप्लाइड कर लो। देखो नीचे तो अनुपात क्या है, अनुपात कितना, 2 प्लस के 3, यहाँ 2 प्लस के 3, ठीक है, यहाँ लिखोगे 2, आपने इसका मान लिख लिया। अब x2 देखो, तो हमने बताया ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3 गुणा x1 कितना है -1, ठीक है, यहाँ पे ये 2, अरे m1 रख लिया, y2 कितना है -3 प्लस ये कितना लिख लो 3, y1 कितना है 7, कितना है 7, बस यहाँ कितना आया बेटा, अच्छा ये कैसे, ये बेटा ऐसे इंप्लाइड वाला लगा देते हैं, नई लाइन को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, कॉमा और ये कॉमा, 3 2 5 हो गए, यहाँ भी कितना हो गया 5, 4 दूनी 8 माइनस के 3 हो गया, यहाँ 3 दूनी 6 माइनस के 6 और प्लस के 7 21 हो गया, कुल मिलाए के क्या आया, ये आया 5/5 और ये कितना आया 15/5, है ना, यहाँ क्या हो गया 5 से 5 कटा 1 बार और इससे कटा 3, 1,3 आ गया और यही क्या आ गया, विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 1,3, यानी कि आपको सूत्र याद होना चाहिए, यदि सूत्र याद है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो और याद होना ही चाहिए, क्योंकि इसका भी गारंटी दे रहे हैं, एक सवाल आता है विभाजन सूत्र का, धीरे धीरे सब तो मैं फर्स्ट क्लास करा दूंगा। जब तुम बोलते हो अच्छा, देखो ये बेटा कैसा है, ये सवाल है के की किस मान के लिए बिंदु इतने इतने एक ही रेखा पर है, बेटा इसके 3 तरीके हैं, सही है, मैं सिंपल तरीके से करा रहा हूं। सॉल्यूशन कैसे है, यदि बिंदु के कॉमा -1 2 1 तथा 4 5 एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर है, तब इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निश्चित ही क्या होगा 0, यानी कि अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो उनसे त्रिभुज नहीं बन सकता, ये निश्चित है। अब बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, यहां पर इस तरीके से ब्रैकेट बनाओगे, यहां 3 ऐसे खींचोगे x y माइनस के y प्लस के x y माइनस के y प्लस के x y माइनस के y, इस तरीके से नंबरिंग करो 1 2 3, यहां 23 31 और 12। अब ये कहां से आएंगे, ये आपका x1 y1 का मान, ये है x2 का मान, ये है y2 का मान, ये x3 का और ये y3 का, सही है ना, आरी बात, ये किसका है बेटा y3 का, कुछ ना करना है, यहां वैल्यू रख दो 1/2, ऐसे ही x1 का मान क्या है k, यहां y2 का मान कितना है बेटा 1, y3 का मान कितना है 5 ब्रैकेट, यहां x2 का मान कितना है 2, y3 का मान कितना है 5 माइनस y1 का मान कितना है -1, जब यहां -1 रखोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस यहां x3 का मान कितना है 4, y1 का मान -1, y2 का मान कितना है बेटा ये 1, इस तरीके से बराबर हो गए 0, ये बेटा बटे की चीज उधर भेजोगे सब 0 हो जाएगी, कुल मिलाकर के यहाँ अंदर क्या बचा k गुणा -4 प्लस 2 गुणा ये हो गया 6 प्लस के 4 गुणा -2 बराबर 0,
कुल मिला के माइनस के 4 के, यहाँ आया 6 दूनी 12 और माइनस के कितना हो गया 8 बराबर 0, माइनस के 4 के, यहाँ कितना बचा प्लस के 4 बराबर 0। ये एक चर रैखिक समीकरण बन गई, जो चीज निकालने वो एक तरफ, तो माइनस के 4 के बराबर उसको उधर ले जाओ माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर 4 और गुणा की चीज बटे में जाएगी 4 से 4 कैंसिल, तो के बराबर कितना आ गया 1। ये भी बहुत सिंपल तरीका है, क्या है, अगर अब इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको दो बिंदुओं के बीच की दूरी से भी कर सकते हैं, पर ये सबसे सिंपल है, ठीक है ना। कैसे करेंगे बेटा, अगर कभी भी कह दे तीन बिंदु, ये तीन बिंदु कैसे हैं एक ही रेखा पर, तो हमें पता है तीन बिंदुओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल निश्चित क्या लेके चलते हैं, शून्य लेके चलते हैं। बस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, जब तीन बिंदु दे रखे हो 1/2 और ये मैंने पहले बता रखा था 3 बराबर खींच लोगे, x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस के x ब्रैकेट में y माइनस के y प्लस के x ब्रैकेट में y माइनस के y, और x को मान दे दो 1 2 3 और पहले इस वाले जोड़े को 23, इसको 31 और इसको 12, इससे कर दोगे, ठीक। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। देखो जब भी दो संख्याओं वाला अच्छा सवाल होता है, बहुत कठिन सवाल ना है, देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं। दो संख्याओं वाला सवाल है तो बहुत देर तक खुद बनाना पड़ता है। क्या लिखेंगे, माना दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक अपनी तरफ से मान लो x तथा मान लो ढाई का अंक बराबर मान लो y। हमने इकाई और ढाई के अंक मान लिए, ठीक। तब हमें पता पड़ गई, तब हम जानते हैं संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी ढाई के अंक को 10 से गुणा करो, यानी कि 10y प्लस के x। यही हमारा आंसर आएगा यदि हमें किसके मान मिल जाए, x और y के। सही है। देखो जब भी दो अंकों वाली संख्या सवाल में पूछी हो तो आपको इतना करना है, देखो क्या कह रहा है, दो अंकों से बनी एक किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो नई बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक से संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें पता पड़ गया था सवाल क्या है, दो अंकों की संख्या निकालनी है। तो जब भी दो अंकों का सवाल आ जाए, दो अंकों की संख्या वाला, तो इतना आप जरूर चलना, ठीक। अब हमें पता आंसर तो ये है, लेकिन हमें दो चर रैखिक समीकरण बनानी है। तब प्रश्नानुसार क्या करोगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, क्या कह रहा बेटा, देखो अंकों का योग कितना है 9, अंकों का योग कितना है 9, अंक कौन से x और y, इनका योग कर लो, x प्लस के y बराबर 9। ये आ गई समीकरण फर्स्ट, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, आगे एक समीकरण और बनवाएगा, क्या, यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, उलट दो बेटा, ये यहां और ये यहां, तो लिखेंगे तथा उलट दो बेटा, क्या हो गया 10x और प्लस के y। तो क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, हमने उलट दिए जाए, तो नई बनने वाली संख्या यानी कि ये वाली संख्या मूल संख्या से, मूल कौन सी थी 10y प्लस के x से, ये वाली जो संख्या बनी है इससे कितनी अधिक है 27, यानी कि इसमें ही 27 जोड़ो, तब जाके ये बराबर हो गए। आ रही बात समझ में। इस तरीके से ये समीकरण दूसरी बना लेंगे। देखो 10x ऐसे ही प्लस के y, इसको इधर लाओ, माइनस के 10y, इसको इधर लाओ, माइनस का x, और बराबर कितना हो गया 27। अब आपको लग रहा होगा ये 10 में से एक x गया तो 9x बचा, यहां 10y में से एक y माइनस के 9y, और बराबर कितने आ गया 27। यही तो आया बेटा। अब हम देख रहे हैं इधर से 9 क्या आ रहा है कॉमन, 9 कॉमन ले लो बेटा, क्या बचा x माइनस के y बराबर 27। कुल मिलाए के x माइनस y बराबर 27, ये 9 बटे में चले जाएंगे, 9 3 27, x माइनस के y बराबर 3। ये समीकरण आ गई 2। हमने क्या बताया, आपको दो समीकरण बनानी है, क्या करनी है, दो समीकरण बन चुकी है, बस कुछ मत करो, इन दोनों को हल कर लो। तो सीधे हम देख रहे हैं विलोपन विधि से करेंगे, इसमें भी x का एक है, इसमें भी x का,
बाई का इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, दोनों ले लो समीकरण 1 व 2 लेने पर। समीकरण 1 व 2 लेने पर ले लेंगे बेटा, क्या x प्लस के वाई बराबर कितना है हम पे 9, कितना है 9, और x माइनस के वाई बराबर 3। यहां ऐसा कर लो बेटा। अब हम देख रहे हैं ये तो सीधा ही कट रहा है, इसलिए यहां लिख दो जोड़ने पर। जोड़ने पर ये कैंसिल, 1 और 1 2x, और उधर 9 और 3 कितने हो गए 12। x बराबर 12/2 भेजोगे, x का मान कितना आ जाएगा 6। x का मान कहीं भी रख दो, कहां का मतलब है समीकरण 1 में रख दो। क्या है लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखोगे समीकरण 1 में। यहां लिखूंगा 6 प्लस के वाई बराबर 9, या y बराबर 9 माइनस के 6, y बराबर 3। अब हमें x y दोनों के मान मिल गए, बस यही तो हम चाह रहे थे कि x y के मान मिल जाए। लिख देंगे अतः संख्या। क्या लिख दोगे अतः, और संख्या। संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, y की जगह लिखो, y का मान 3 है ना, तो यहां 10 गुणा 3 प्लस इकाई का अंक जोड़ दो, तो 10 तिया 30 प्लस के 6, आंसर कितना आ गया 36, और यही क्या आ गया आंसर। आ रही बात समझ में। 2 अंकों वाली संख्या को ऐसे ही करोगे बेटा जैसे मैंने तुम्हें लिखाया है, समझ रहे हो ना। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है 2 अंकों वाला, और करने का कोई सही सवाल का ही तरीका यही है, ठीक है। देखो बेटा ये वाला सवाल देखो कैसे है ये सवाल। क्या कह रहा है, यदि चित्र में BD B से D ये वाला AC पर लंब है, और CE यानी कि ये वाला AB पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए, ये लंब होने का प्रतीक है ना, तो सिद्ध कीजिए कि AEC और ADB कैसे हैं समरूप। तो अब कैसे करते हैं इसे सॉल्यूशन, कैसे करते हैं बेटा, यहां लिखते हैं दिया है क्या दे रखा है बेटा, BD लंब है AC पर, तथा CE लंब है किस पर AB पर, ठीक है। ये हमें दे रखा होता है, यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये ऐसे हेडिंग से बना देंगे, क्या त्रिभुज AEC और ये ऐसे समरूप है त्रिभुज किसके ADB के, ये सिद्ध करना है। देखो बेटा ऐसे, अब ये लिखेंगे उत्पत्ति। इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम लिखोगे तो तुम्हें पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखते हैं बेटा, हमें ये वाला त्रिभुज कौन सा वाला AEC, ये वाला AE और क्या हो गया C, यानी कि ये वाला, यहां ये वाला त्रिभुज हमें किसके ADC, A और D और सॉरी B, ये वाले, इस वाले के हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है, ठीक है ना। तो बस अब समरूप दिखाने के लिए बेटा आपको क्या चीज चाहिए, आपको चाहिए बेटा दो कोण पता में बराबर हो जाए, या दो भुजाएं एक कोण बराबर हो, या तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो, या फिर तीनों संगत कोण बराबर हो, या फिर दो ही चीजें। तो अब हम देख रहे हैं भाई, हम लिखेंगे इन वाले त्रिभुजों की बात। कौन से, यहां लिख दो ये जो दे रखे हैं ACEC तथा त्रिभुज ADB में क्या चीज समान है बेटा, ये वाला कोण, क्या कोण AEC अच्छा यहां बेटा इसको ले लो, AEC बराबर है ADB के, यानी कि हमने ये कोण बता दिया इसके बराबर, ठीक है। क्यों, यहां लिख देंगे, और क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 अंश के कोण है, ठीक। लिखेंगे तथा, इस वाले कोण की जिक्र करो, इस वाले के यहां से कोण
ए सी, यहां इसमें जाओ, ए सी बराबर है कोण किसके, ए सी, हरी बात समझ में, बराबर है कोण बी ए बी के, कोण बी ए बी के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों में है उभयनिष्ठ। बेटा ये दोनों में सम्मिलित है, क्या ये उभयनिष्ठ है, क्या है ये उभयनिष्ठ है, कैसा है ये उभयनिष्ठ, दोनों में ले रखा है ना, क्या है भाई, ये कोण देखो इस वाले त्रिभुज में भी प्रयोग हो रहा है और ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज में, तो ये दोनों में कॉमन हो गया, तो हम पे कितने हो गए, दो कोण समान हो गए ना। इसलिए बेटा, इसलिए यहां जरा सी देर में लिख दो, त्रिभुज ए सी समरूप है त्रिभुज किसके, ए डी बी, और ब्रैकेट में लिख देंगे समरूपता की, समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी कौन से डबल ए से, यानी कि एंगल, एंगल देखो, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के अगर दो कोण समान है, कितने समान है, दो, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही समान होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो दो कोण समान है तो निश्चित है तीसरा कोण कैसा होगा, समान। तो यहां पर बेटे ये 4 नंबर का सवाल बहुत छोटा सवाल है, ध्यान रखना, समरूप त्रिभुज का आएगा निश्चित, गारंटी से आता है सवाल, थेल्स प्रमेय का आएगा और समरूप का, दो चीजें तो निश्चित आएंगी। देखते हैं, फिर मैं तुम्हें बता दूं, देखो क्या करते हैं हम, हमें जब भी दो त्रिभुज समरूप होते सिद्ध करने हो तो समरूपता की कसौटी ए, यानी कि ए का मतलब है एंगल, कोण कोण कोण, तीनों संगत कोण बराबर हो, या दो कोण बराबर हो, या तीनों साइडों का अनुपात बराबर, साइड का मतलब है भुजा भुजा भुजा, और या फिर क्या हो साइड एंगल साइड, ये हम पे समरूपता की कसौटी है, यानी कि इतने 4 आधार पर आप दो त्रिभुजों को समरूप बता सकते हो, यदि उनके तीनों संगत कोण बराबर हो, या दो कोण बराबर हो, या तीनों साइडों का अनुपात बराबर हो, या दो साइडों का अनुपात और एक एंगल कैसा हो, समान हो, तो आप समरूप बता सकते हो। तो इन त्रिभुजों में हमें पता था, इस वाले की बात कर रहे हैं हम, इस वाले में एक कोण 90 है, इस वाले में भी एक कोण 90 है, हमें पता है ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज में भी सम्मिलित है और इसमें भी, अरे ये तो दोनों में लिया जा रहा है, तो दो कोण समान ना हो गए, जब दो कोण समान हो गए तो ये तो त्रिभुज समरूप हो गए, और समरूपता की कसौटी कौन सी हो गई, डबल ए। सही है ना, समझ में आया होगा। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, दो सवाल लिख रखे हैं, बहुत स्पीड से कराऊंगा, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए और बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा ये सॉल्यूशन, हमें पता है क्या, समांतर माध्य हमें कई विधियों से याद है, एक तो प्रत्यक्ष विधि, कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि, और विचलन विधि, और लघु विधि, कौन सी, लघु विधि, या कल्पित माध्य विधि भी है, ठीक। लेकिन जब सवाल ऐसी छोटी छोटी संख्याओं में हो तो प्रत्यक्ष विधि से कर देते हैं। प्रत्यक्ष विधि का मतलब है 4 कॉलम बना लो, कितने बना लो बेटा, 4। यहां ध्यान रखना हम प्रत्यक्ष से कर रहे हैं 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 हो गए बेटा। 4 कैसे लिखोगे ये देख लो ऊपर, यहां वर्ग अंतराल भाई ये तो, और ये बारंबारता वाला, ये तो सवाल देगा ही, कितने 0 से 10 और 10 से 20, 20 से कितना 30 और 30 से कितना है 40 और 40 से कितना हो गया 50, ठीक है ना। अब बारंबारता कितने दे रखी है, 5 12 और 25 10 और 8, ठीक है ना। यहां सिग्मा एफ लिखूंगा, यानी कि ये एफ होता है, ठीक। अब हमें पता है इससे क्या बना लेते हैं, मध्यमान, क्या बना लेते हैं, मध्यमान। मध्यमान का मतलब है बीच का मान, इसको x कहेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे f गुणा x, और यहां इनका f गुणा x सिग्मा, ये बेटा सिग्मा है, क्या है सिग्मा,
सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। ठीक है ना। अब देखेंगे बेटा, क्या करो, मध्यमान कैसे निकलेंगे? इन दोनों को जोड़ो, 10 में 0 जोड़ा 10 ही होगा। आधा करो, मध्य का मतलब बीच का, तो कितना आया? 5। इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 10 और 20 हो गया 30। आधा करेंगे 15। यहां इनको जोड़ा 50 हो गया, ये 25 आया। इन दोनों को जोड़ा 70 हो गया, 35 आया। इन दोनों को जोड़ा 90 हो गया, 90 का आधा करोगे तो 45। ठीक है ना। इस तरीके से हमने ये मध्यमान निकाल लिया। बस गुणा कर दो, 5 की गुणा 5 से करोगे 25, 15 की 12 से करो तो 15 बारियम होते हैं 180, 25 25 की होते हैं 625, और 35 ढाई होते हैं 350, और 45 अट्ठे होते हैं कितने? अरे बेटा 45 अट्ठे होते हैं 360। 45 अट्ठे कितने होते हैं? 360। 45 अट्ठे 360 ही होते हैं, है ना। सही है, 360 होते हैं। जोड़ लो बेटा, कितना? 5 2 7 और 5 12 और 8 कितने हो रहा है? 20। हाथ से लगे 2 2 यहां डालो, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6। कितना आया? 60 आया। कितना आया बेटा? ये कितना हो गया? 60 हो गया ना। हो गया, चलो 60 आया। इनका योग और निकालो बेटा। यहां 5 और 5 10, हाथ से लगा 1 यहां डालो, हो गया 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18 और 6 18 6 24। हाथ से लगे 2 2 यहां डालो, 3 हो गया, 3 और 6 9 और 9 और 3 कितने हो रहे? 12 12 और 3 कितने हो? 15। तो 1540 आ गया। तब ये प्रत्यक्ष विधि से करा है बेटा। कौन सी विधि से? हालांकि बताने की जरूरत ना है उन्हें, तो समांतर माध्य निकालो तो हमें पता है। तब हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है। समांतर माध्य बराबर जो सूत्र होता है, सिग्मा एफ गुणा एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस समांतर माध्य को शॉर्ट में एक्स बार भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एक्स बार। ऊपर लिखो बेटा 1540 और नीचे हो गया 60, 0 से 0 कैंसिल। अब बेटा 154 को भाग दे दो। 154 को कितने से भाग दूं मैं? 6 से। 6 दूनी 12, बचे कितने? 3, उतार लिए 4, 6 पंजे 30, उतार लिए कितने? 4 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितना? 6 छंग 36, फिर 4 बचा, फिर 6 6 आता रहेगा। कुल मिलाए के एक्स बार बराबर 25.666 आया। इसको हटा दो तो एक्स बार बराबर 25.6 और 7, और ये क्या आ गया? आंसर। इस तरीके से आप माध्य निकाल सकते हो। आ रही तुम्हारी बात समझ में? अब देखो बेटा, ये बहुलक ज्ञात करने का बिल्कुल सरल तरीका है। बहुलक ज्ञात करने के लिए एक भी एक्स्ट्रा कॉलम ना ज्ञात करना होता है। केवल जो सवाल में दिया है वो लिख लो बेटा। इसका सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है। कैसे? यहां लिख लो बेटा, क्या? वर्ग अंतराल, वर्ग, और ये क्या है? अंतराल। वर्ग अंतराल लिख लिया। यहां लिख लो बारंबारता, बारंबारता। ठीक है। सूत्र आना चाहिए बस इसका। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। ये दे रखा है। यहां दे रखा है 7 8 2 2 और 1। ठीक, कुछ ना करना होता है, बस हमें बहुलक ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए प्रतीक सहित। देखो बहुलक ज्ञात करने का आपको सूत्र पता होगा। बहुलक बराबर हमें पता है क्या होता है? L1 प्लस यहां पे H, यहां गुणा में क्या डाल दोगे? H, यहां F1 माइनस के F0 और यहां 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2। ये सूत्र यदि याद है आपको तो सब कुछ याद है। देखो बहुलक का मैं इधर बता दे रही है बेटा। बहुलक का जो सूत्र है वो क्या है? इधर L1 प्लस यहां पे H और यहां नीचे क्या है? ऊपर है F1 माइनस के F0, नीचे 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2। अब इनका पता होना चाहिए। L1 क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। क्या है ये? निम्न सीमा।
और F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग, ये लिखने पे मत जाओ बेटा, मैं लिख तो इसीलिए रहा हूं कि ठीक नीचे की बारंबारता, ठीक है। और H क्या है, बहुलक वर्ग की वर्गमाप, बोलना ध्यान रखो बस। अब हम देख रहे हैं यार, इस सूत्र में जो खेल है वो बहुलक वर्ग का है। यदि हमें बहुलक वर्ग पता पड़ जाए तो हमारा आंसर जरा सी देर में पता पड़ जाएगा। तो बहुलक वर्ग की परिभाषा क्या है, बहुलक वर्ग की मतलब है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, बस इसमें देख लेना कौन सा सबसे अधिक है। आप लोगों को नजर आ गया होगा इसमें सबसे अधिक कौन सा है बेटा, 8 है। बस ये मिल गया हमें F1। और F0 कहां मिलेगा, अरे इससे ऊपर, ये हो गया F0। F1 के नीचे F2 आएगा, ये हो गया F2। अरे हमारा इससे ही तो निकला, ये है बहुलक वर्ग। L1 कौन सी है बेटा, ये हो गई। H क्या हो गई, 3 से 5 का मतलब है 5 में से 3 गए 2। सब चीज छांट ली, बस सूत्र में ठोक दो, क्या रखा है, कुछ भी ना करना बेटा। यहां L1 कितना लिखूंगा बेटा, ये हो गया 3। अंतर कितना है H की जगह 2। ऊपर कितना है, F1 कितना है 8, F0 कितना है 7। यहां कितना, 2 गुणा 8 माइनस के 7, और माइनस F2 कितना है माइनस के 2। कुछ ना करा बेटा, वैल्यू रख दी है। ये देखो मैं सॉल्यूशन यहां करके दिखा रही हूं, देखते हैं। यहां 3 ऐसे ही प्लस ये 2 ऐसे ही रखो बेटा। ऊपर कितना बचा, अरे 8 में से 7 में कितने बचे, 1। या 8 दूनी 16 माइनस 7 और 2 कितना हो रहे 9। कुल मिलाए के 3 प्लस यहां 2 एकम 2, बचे कितने, अरे 16 में से 9 गए, कितने बचे 7। अब 2 को कितने से भाग दे दो बेटा, 2 को भाग दूंगा 7 से, पॉइंट लगाया बढ़ा लिए 0। 7 दूनी 14, बचे कितने 6, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दो। 7 अट्ठे 56, बचे कितने 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सको। 7 पंजे 35, तो इतना ही रहने दो, क्यों आगे बढ़ाओ बेटा। फिर कितना 35, 5 बजेगा, 7 सत्ते 49। इसको हटाओ, यहां क्या कर लो 6, इसको अभी हटाओगे यहां क्या कर लोगे 9, लगभग ये आ जाएगा। तो इसका कितना आया बेटा, अच्छा यहां लिख दो 3 प्लस, और इसका कितना आता है बेटा, ऐसे आता जा रहा है 2 8 और कितना 5 और 7। मुझे पता है इसको हटाऊंगा, यहां 6 करना पड़ेगा, इसको भी हटाऊंगा तो यहां पर कितना करना पड़ेगा, तो 3 प्लस 0.2, और यहां क्या कर लो 9, यानी कि 3.29, और लगभग यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे कर लेते हैं बहुलक वाले सवाल। ये ध्यान रखना, बहुलक निकालना बेटा सबसे सरल है। एक मुझे सबसे सरल एक ही चीज लगती है, बहुलक छपेगा। 3 सवाल कराए मैंने, ऐसे ऐसे और माध्यिका वाले। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप तो क्लियर हो गई तुम्हारी, समझ रहे हो ना। देखो वीडियो बेटा ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए बस इतना ही संपन्न करते हैं। फिर से नई वीडियो में मिलेंगे। ध्यान रखना, मैं लगभग दूसरे दिन एक सेट दूंगा। सेट का मतलब आधा, 20 क्वेश्चन दूंगा, और आधा लॉन्ग एक में दूंगा। इस तरीके से 10 से 12 दिन में तुम्हें बिल्कुल हीरो बना दूंगा गणित में दिक्कत ना आने दूंगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है बेटा, जितना भी वीडियो आप लोग शेयर कर सको करना, ठीक है। फिर बहुत बेहतरीन तैयारी करने के लिए किसी भी बच्चे से कह दो तिलक राज सिंह 10+12 पर जुड़ जाओ, निश्चित है, गारंटी दे रहे हो, साथ ना छोड़ूंगा। पेपर से पहले इतना ट्रेंड कर दूंगा कि पेपर ऐसा लगो, ऐसा समझो हलवा लगेगा। सही है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
है